हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस पर एक कदम सफलता की ओर। पहली बार जो हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो नए वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते ही रहे। अगर हमारे पेज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब पर और टेलीग्राम और इंस्टा मोजो के थ्रू आप स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस के नाम से सर्च करके जुड़ सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम या फिर एसएससी से रिलेटेड कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है जहाँ फिज़िक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस पर्पज़ से वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस वीडियो के अंदर कंटेंट है वो अच्छे से याद हो जाए। वीडियो शॉर्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो हमसे जुड़े रहें। भौतिक विज्ञान का एक ये पार्ट है, इसका एक और पार्ट लाएंगे। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेसिबल का जो इकाई होता है वो प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए डेसिबल यानी कि डीबी का प्रयोग किया जाता है, इसको डीबी से डिनोट करते हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा को नापने की इकाई होती है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता का जो आपका एसआई मात्रक है वो है न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो ये हुआ था 1971 ईस्वी में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा यानी कि खाने में खाते हैं तो जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा होती मिलती है हमें, वो होती है कैलोरी, है ना। कैलोरी शब्द आपने सुना होगा कि हाई कैलोरी और लो कैलोरी किस में होता है, कौन सा खाना खाने से कितना कैलोरी मिलता है। अगला है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की जो इकाई है वो है एम्पियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का जो मात्रक है वो है जूल है। प्रकाश वर्ष इकाई क्या होती है? तो ये एक डिस्टेंस मापना होता है, यानी कि प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है, जहाँ कौन कितना दूर है वो पता लगाने के लिए जो बहुत दूर की चीज़ें होती है उसे प्रकाश वर्ष में हम नापते हैं, ठीक है। जहाँ सालों लग जाते हैं जाने में प्रकाश की, सूर्य की रोशनी को या फिर किसी भी प्रकाश को। जड़त्व का माप क्या है? तो जड़त्व का जो माप है वो क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है। द्रव्यमान पे डिपेंड करता है जड़त्व। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम जो होता है वो तरंग दैर्ध्य को मापता है ना, प्रकाश पुंज जो होते हैं उसकी। तो एंगस्ट्रॉम किसके लिए होता है? एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्व आकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था, ठीक है। भले ही बाद में इसको प्रूव किया था न्यूटन ने और ये रिटर्न में था, तो माना जाता है कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की, बट उससे पहले एक इंडियन थे, वो भी साइंटिस्ट रहे हैं, ब्रह्मगुप्त नाम था उनका, उन्होंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या हो जाएगी? तो घड़ी की जो दोलन की गति होगी वो और धीमी हो जाएगी, यानी सुस्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर। लेंस जो होती है उसकी जब हम शक्ति को मापते हैं कि कितना पावर का लेंस है क्या है, तो उसको डायोप्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेंस यानी जो कांच लगाते हैं हम देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कैंडला किसकी मात्रा? तो ज्योति की जो तीव्रता होती है, जो स्पीड होती है, उसको मापने के लिए कैंडला का यूज़ करते हैं। जूल इकाई क्या है? तो ऊर्जा की ही एक इकाई जूल होती है। ल्यूमेन किसका मात्रा है? तो ज्योति फ्लक्स की जो मात्रक है वो क्या है? ल्यूमेन कहलाती है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियोधर्मिता की खोज की मैडम क्यूरी ने की थी, उन्हीं के नाम पर क्यूरी जो होते क्यूरी, तो वो होता है, यूज़ होता है, इकाई का नाम को दिया गया। रेडियो एक्टिव चीज़ों को क्यूरी से मापते हैं, कितनी ज़्यादा ये रेडियो एक्टिविता रखती है ये। दाब का मात्रा क्या है? तो पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है? तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर वह निर्भर करती है।
अगला क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के जो टुकड़े के न तैरने का कारण है वो क्या है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जो जल का भार होगा वो लोहे के भार से कम होता है, तो इस वजह से लोहा क्या होता है, डूब जाता है, तैर नहीं पाता। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आर्किमिडीज। इन्होंने उत्प्लावन बल की खोज की थी, तो वो सिद्धांत कहलाता था आर्किमिडीज सिद्धांत। तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज ही हैं, याद रखिएगा। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशियाँ हैं? तो वेग, संवेग और कोणीय वेग सदिश राशि है ना। ऊर्जा क्या है? तो एक अदिश राशि है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणन फल क्या निकलता? बल निकलता। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित जो भार होती है वो क्या होती है? घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता ही है। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिस पर वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो जड़त्व का नियम होती है, जो अपने गति में या फिर विरामावस्था के का अपोज करती है। जब कोई बल लगता है तो वो लगता है, उसका जड़त्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो उसको जड़त्व का ही नियम कहते हैं। कोई अगर वस्तु अगर स्थित है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई अन्य बल ना लगा जाए, तो जड़त्व का नियम होता है। ठीक है। अगला है पारसिक। इकाई किसकी? तो दूरी की इकाई पारसिक होती है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है? घनत्व होता है, याद रखेंगे। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो बर्फ़ का जो एक भाग है, अगर कोई बड़ा सा टुकड़ा अगर लिया जाए तो सिर्फ एक बट्टे 10 भाग, यानी कि अगर 10 टुकड़ा कर दिया है तो उसका सिर्फ एक भाग ही बर्फ़ का बाहर तैरता हुआ दिखता है, बाकी बर्फ़ के अंदर में डूबा हुआ होता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है बर्नौली का प्रमेय। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण सुई डूब नहीं पाती है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, तो केशिकीय अभिक्रिया परिघटना होती है जहाँ पर स्याही को ब्लॉटिंग पेपर सोख लेता है। शरीर का वजन किस पर डिपेंड करता है? शरीर का जो वजन होता है ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, इन सब पर क्या होता है? शरीर का वजन ज़्यादा होता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ग्रेविटी का मान क्या होता है? बढ़ता है, याद रखेंगे। पानी का घनत्व अधिकतम किस डिग्री पर होता है? तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो टेम्परेचर है वो अधिक होता है। 4 डिग्री टेम्परेचर पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? घनत्व रहेगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर ग्रेविटी का मान कितना हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। अगला, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना क्यों अच्छा लगता है, मतलब आसान लगता है? तो समुद्री पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी में बहुत सारे जो लवण है वो मिले होते हैं, नमकीन होता है, तो वहाँ घनत्व ज़्यादा होने के कारण आप अगर तैरोगे तो आपकी बॉडी जल्दी से डूबेगी नहीं समुद्र में। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक उछाल लगा सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्र तल पर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण की तुलना में अत्यंत कम है, यानी अल्प है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही का वही रहेगा। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस से हमारे जुड़े रहें। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा के हमें मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।